सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ बिटवीन्स में स्वागत करता हूं और आज के इस रिवीजन सेशन में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को करेंगे। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 न्यू लॉज पास किए हैं। CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पास किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम पास किया गया है और इंडियन पिनल कोड 1861 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता पास किया गया है। तीनों लॉज 2023 में पास किए गए थे, बना दिए गए थे और 2024 में जुलाई को ये इनेक्ट कर दिए गए, ये कमेंस कर दिए गए। तो स्टूडेंट्स आइए आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली रिवीजन सेशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। अगर मैं इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करूं तो एक्चुअली इंडिया में इस अधिनियम से पहले एक एक्ट था, उसका नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, पार्लियामेंट ने पास किया था और इसका पर्पस यही था कि एविडेंसेस को रेगुलेट करना, एविडेंस को रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि भाई जब कोर्ट में कोई केस चलता है तो कैसे एविडेंस दिए जाएंगे, कौन से एविडेंस दिए जा सकते हैं, कौन से एविडेंस नहीं दिए जा सकते, कौन से एविडेंस रेलिवेंट है, कौन से रेलिवेंट नहीं है, इसके रिगार्डिंग हमें इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है। अगर ये एक्ट पास नहीं होता तो कोर्ट का बड़ा टाइम वेस्ट होता, क्योंकि हर व्यक्ति कोर्ट में हर कुछ बोलता, हर कोई गवाही पेश करने की कोशिश करता। लेकिन जब ये एक्ट आ गया इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसने रेलिवेंट फैक्ट की बात करी, रेलिवेंट फैक्ट की बात करी। इसने बोला कि भाई जो आप एविडेंस दोगे कोर्ट में, जो आप कोर्ट में एविडेंस दोगे वो केवल और केवल रेलिवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग होने चाहिए। इनरेलिवेंट फैक्ट की एविडेंस आप नहीं दे सकते। हम जब आगे पूरा पढ़ते जाएंगे ना, ये चीजें समझ आती जाएंगी। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था एविडेंसेस को कोर्ट में दिए जाने के प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए। और अगर ये एविडेंस एक्ट पास नहीं होता तो कहीं ना कहीं कोर्ट का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता, क्योंकि लोग हर कुछ इररेलेवेंट बातें कोर्ट में आकर बोलते और कोर्ट को वो सुननी पड़ती। पर अभी क्योंकि एविडेंस एक्ट है तो जो जो एविडेंस एक्ट में बातें बताई हैं इंपॉर्टेंट रेलिवेंट, आप उन्हीं बातों के रिगार्डिंग कोर्ट में गवाहियां दे सकते हो। हुआ क्या, ये जो एक्ट 1872 में बना था, ये एक्ट बहुत आउटडेटेड हो गया था, बहुत पुराना हो गया था। हमारे देश को आजाद हुए आज 1947 के बाद काफी टाइम हो गया और इस एक्ट को बने हुए कितना साल हो गया, 1872, उसके बाद 1972, उसके बाद 2024 चला हुआ है, 150 साल के राउंड होने को आ गया आई थिंक। लेकिन क्या 150 सालों में हमारी सोसाइटी चेंज नहीं हुई? क्या सिनेरियो वही है जो 1872 में था? 1872 का जो जमाना था आज 2024 में वही जमाना है? नहीं ना। इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये जो एक्ट है, पुराना जो एक्ट है, इसको खत्म कर दिया जाए और एक नया एक्ट बनाया जाए। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास दो रास्ते थे, समझने की कोशिश करना। पहला रास्ता क्या था कि जो पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट है इसमें अमेंडमेंट लाई जाए और अमेंडमेंट लाके इसको सोसाइटी के सिनेरियो, करंट सिनेरियो के हिसाब से बना दिया जाए। और दूसरा रास्ता क्या था कि इसको रिपील कर दिया जाए, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील खत्म कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए और इसकी जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक नया कोई कानून लेकर आया जाए। अब इन दोनों में से ये ज्यादा अच्छा प्रोसीजर था, क्योंकि अगर पुराने वाले लॉज को अमेंड करते तो आपको बताना चाहता हूं कि आज ही अमेंडमेंट नहीं हो रही है, अमेंडमेंट पहले ही बहुत बार हो चुकी है।
65 बी ऐड किया गया, ए ऐड किया गया, 124, बहुत सारे सेक्शन से ए बी सी डी के बोल कर ऐड किए गए। अब अगर अमेंडमेंट करते तो और सेक्शंस फिर ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें कंफ्यूजन ही पैदा होती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि क्यों ना हम ये लॉ चेंज ही कर दें, टोटली ही खत्म ही कर दें इसको, और एक नया लॉ ले आए विद न्यू चेंजेस। पुरानी चीज तो होगी होगी पर नए चेंजेस के साथ। तो गवर्नमेंट ने इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ले आए। बताना चाहूंगा आपको कि ये एक्ट नंबर 47 है 2023 का, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 47वां एक्ट है 2023 का, 47वां अधिनियम है 2023 का। 2023 में गवर्नमेंट ने इसको बना दिया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, सब हो गया। लेकिन इस एक्ट को कमेंस किया गया जुलाई 2024 से, मतलब इसी साल से, 2024 चला हुआ है ना, इसी साल से 2024 बता देता हूं, जुलाई पूरा एग्जैक्टली डेट 1 जुलाई 2024 से इसको जो है वो इसको इनेक्ट किया गया। 1 जुलाई 2024 इसको इंप्लीमेंट किया गया, मतलब ये अब लॉ अप्लाई हो गया, एप्लीकेबल हो गया 1 जुलाई 2024 को। वैसे तो 23 को बनकर रेडी हो गया था, लॉ बना दिया गया था, पर एनफोर्स कब से हुआ ये लॉ? 1 जुलाई 2024 से। एक और बात बता दूं, इस न्यू अमेंडमेंट्स के जरिए, इस न्यू एक्ट के जरिए, इस न्यू लॉ के जरिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है या डिजिटल एविडेंस है या डिजिटल रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इन सभी चीजों को मान्यता मिल गई। अब एविडेंस की डेफिनेशन को एनहांस कर दिया गया, रेलिवेंसी को एनहांस किया गया। अब चीजों को, न्यू चीजों को ऐड करके जो कमियां थी, जो सोसाइटी की नीड थी, उसको पूरा करने की कोशिश करी गई। आपको बताना चाहूंगा कि पुराने लॉज को टोटली खत्म नहीं किया गया है। पुराने लॉ जो था इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें बहुत सारे सेक्शन जो थे हैं वो नए लॉज में हमने इंक्लूड किए हैं। सेक्शन नंबर चेंज हो गया है, सेक्शन नंबर चेंज हो गया, लेकिन प्रोविजंस वही ऐड किए गए हैं। पुराना लॉ जो था वो बड़ा बिखरा हुआ था। जैसे कन्फेशन का पार्ट, हमारे कन्फेशन जब पढ़ते थे तो सेक्शन 24 से 30 तक पढ़ना पड़ता था। एडमिशन पढ़ते थे तो 17 से लेकर हमें पहले 23 तक, उसके बाद फिर 31, ऐसे बड़े बिखरे बिखरे पार्ट थे। अब क्या किया है हमारे नए लॉ ने, जो बिखरा हुआ पार्ट था उसको समेटने की कोशिश करी गई है। जो पहले लंबे लंबे सेक्शंस थे उनको एक करने की कोशिश करी गई है। जब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन जो थे उनको एक ही, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस जो थे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, जैसे एग्जांपल के तौर पे कन्फेशन में 224 था, सॉरी कन्फेशन में 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये सारे सेक्शंस थे। इन सभी सेक्शंस को अब एक साथ संगठित किया गया है, आपस में इकट्ठे किए गए हैं और इनको 2-3 सेक्शंस में खत्म कर दिया है। मतलब अब लॉ को ऐसे बनाया गया कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। डिफरेंट जो असंगठित पार्ट था एविडेंस का, उनको इकट्ठा किया गया, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंसेस को इंक्लूड किया गया। तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। अब मैं छोटी सी स्कीम बताऊंगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की स्कीम क्या है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, अब वो देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक स्कीम की बात करूं कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, तो इस टाइम पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में टोटल 4 पार्ट हैं। टोटल पार्ट 4 हैं। पार्ट 1 बात करता है प्रीलिमिनरी के बारे में, प्रीलिमिनरी जिसमें आपको डेफिनेशंस डाल दी हैं, इस एक्ट की कमेंसमेंट कब होगी, इस एक्ट का नाम क्या है, ऐसी बातें डाली हुई हैं इसमें। पार्ट 2 में रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में डाला हुआ है कि कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट हैं, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स में कौन कौन से फैक्ट्स आएंगे। उसके बाद पार्ट 3 में प्रूफ के बारे में डाल दिया है कि किसी फैक्ट को प्रूव करना हो तो कैसे किया जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, कौन गवाही दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। पार्ट 4 में प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस, कि इफेक्ट एविडेंसेस का इफेक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस कैसे होता है, एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, ये बातें पार्ट 4 में डाल दी गई हैं। बताना चाहूंगा कि एविडेंस एक्ट में, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो था, उसमें केवल 3 पार्ट थे। यहाँ पे 4 पार्ट हैं, उसमें केवल 3 पार्ट थे। कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया है,
नए वाले लॉ में हुआ क्या है कि पहले जो प्रीलिमिनरी था वो और जो रेलिवेंसी ऑफ एक्ट्स थे वो एक ही पार्ट का हिस्सा थे। अब प्रीलिमिनरी को अलग कर दिया, रेलिवेंसी ऑफ एक्ट्स का पार्ट अलग बना दिया। थोड़ा सा ये फर्क हुआ है, बाकी सेम है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट थे पर अभी 4 पार्ट है, फर्क कोई ज्यादा नहीं है। टोटल पार्ट इस टाइम पर 4 हैं, पहले टोटल पार्ट 3 थे एविडेंस एक्ट 1872 में। टोटल सेक्शंस 170 है, 170 सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। पहले टोटल सेक्शन 167 थे। टोटल चैप्टर्स 12 हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 11 थे। तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ये थोड़ा सा आपने याद रखना है कंपैरेटिवली कि पहले क्या था अब क्या है। अब हम शुरू कर देंगे, थोड़ी सी एक हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि एविडेंस एक्ट की हिस्ट्री क्या थी। आपको पता होना चाहिए कि ये एविडेंस एक्ट, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसकी क्या हिस्ट्री है और क्या हिस्ट्री बेसिकली आपकी जो इंडियन एविडेंस एक्ट की हिस्ट्री है वही आएगी। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे बना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो उसकी थी, उसके बाद ये न्यू लॉ बना, ये फिर आया, मतलब हिस्ट्री आपको पुरानी ही लेनी पड़ेगी। तो आइए हिस्ट्री भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की हिस्ट्री की बात करूं तो ये जो अधिनियम है ये 1 जुलाई 2024 से जो है वो एनफोर्स हो चुका है। और ये अधिनियम 1 जुलाई 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एनफोर्स कर दिया, ये अभी एनफोर्स में है। अब यही लॉ अप्लाई हो रहा है कंट्री में न्यू केसेस के लिए। पर ये केवल नया लॉ नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही लॉ है और यही नया लॉ बन गया एकदम से। इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। इससे पहले हमारे पास था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये एक्ट था 1872 का, और इस एक्ट को जो पास किया गया था 1872 में, जो बनाया गया था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। सर जेम्स स्टीफन ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। सर जेम्स स्टीफन ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था 1871 में। जेम्स स्टीफन ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था 1871 में, और इसी ड्राफ्ट को इनैक्ट करके इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बनाया गया था। बताना चाहूंगा, सर जेम्स स्टीफन को ही एविडेंस लॉ का फादर माना जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के फादर सर जेम्स स्टीफन ही माने जाते हैं। एक और बात बताना चाहूंगा, जेम्स स्टीफन से पहले सर हेनरी मेने ने भी ट्राई किया था एक ड्राफ्ट बनाकर एविडेंस एक्ट का एविडेंस लॉ बनाने के लिए, पर वो फेल हो गए थे। 1868 में सर हेनरी मेने ने भी ट्राई किया था। तो जब आप हिस्ट्री लिखोगे आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो एक्ट आया 2023 का जो अधिनियम आया, ये बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का एक नया रूप है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील कर दिया गया था। जब ये एक्ट आया था, अधिनियम आया था बेसिकली, तो इसको रिपील कर दिया गया था और इस अधिनियम को 1 जुलाई 2024 से फोर्स में लाया गया, एनफोर्स कर दिया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की एक हिस्ट्री है, अपनी लॉन्ग हिस्ट्री है। इस एक्ट को बेसिकली सर जेम्स स्टीफन ने ड्राफ्ट किया था 1871 में ड्राफ्ट किया था, और 1872 में इसको इनैक्ट कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए। हाउएवर द एफर्ट्स वर टेकन बाय द सर हेनरी मेने आल्सो इन 1868 by making a draft of evidence law for Indians, but that was failed। वो फेल हो गया, वो नहीं था। और इन सभी से पहले एविडेंस एक्ट ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से शुरू हुआ ब्रिटिशर्स से तभी काम चला। इन सभी से पहले भी क्या होता था, जो हमारे 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 जो टाउन्स थे हमारे प्रेसिडेंसी टाउन्स, इन तीनों में अपने अपने एविडेंस लॉज थे। बॉम्बे कोर्ट्स के अपने एविडेंस लॉज थे, उसके बाद मद्रास कोर्ट के अपने लॉज थे, और कलकत्ता कोर्ट के अपने लॉज थे। इन तीनों, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, इनके अपने अपने एविडेंस लॉज थे। तो ये जो डिसऑर्डर था, ये जो इनकंसिस्टेंसी थी, ये जो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, इसके अपने लॉज हैं, इसके अपने हैं, तो इन इनकंसिस्टेंसी यूनिफॉर्मिटीज का नहीं होना, इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले एफर्ट्स
सर हेनरी मेने ने 1868 में किए, फेल हो गए वो। फिर जेम्स स्टीफन ने 1871 में किए, वो पास हो गए। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पास कर दिया गया और लागू कर दिया गया। तो ये सारी छोटी सी इसकी हिस्ट्री है जो आप लिख कर आ सकते हैं। अब इंडियन एविडेंस एक्ट की दो तीन बातें पढ़ेंगे। पहली बात पढ़ेंगे कि एविडेंस एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है। अभी साथ साथ में करवा देता हूँ आपको इसी की हिस्ट्री, आपको समझ आ गई वो। हिस्ट्री में आपने यही लिखना है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो कहीं नया नहीं है, कोई नया लॉ नहीं पास किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन ये बेसिकली इसकी पुरानी हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जान सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1872 में पास किया था। इससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से पहले कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास तीनों टाउन्स में अपने अपने एविडेंस के लॉज थे। तो डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए पहले हेनरी मेने ने एफर्ट्स किए, वो फेल हो गए 1868 को। फिर सर जेम्स स्टेफन ने ड्राफ्ट तैयार किया, वो पास हो गए और ये ड्राफ्ट एविडेंस एक्ट बना, इसको लागू कर दिया गया। 2023 तक इसी को हम फॉलो करते थे, पर इंडियन गवर्नमेंट ने उस पुराने लॉ को आउटडेटेड मानते हुए न्यू सिचुएशंस के हिसाब से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को पास कर दिया। ये सारी हिस्ट्री बन जाएगी। अब अगला पॉइंट आता है अपना कि एविडेंस एक्ट जो है इज नॉट एग्जॉस्टिव। एविडेंस एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट कोड नहीं है। जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है वो कंप्लीट कोड नहीं है अपने आप में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हर प्रकार के केसेस में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ही देखा जाएगा। नो, इट इज नॉट कंप्लीट। बहुत सारे ऐसे एक्ट बने हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जैसे बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया। इन एक्ट्स में एविडेंसेस के बारे में बताया है। इन एक्ट्स के अंदर ही बता दिया कि एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, कौन से एविडेंस रेलिवेंट होंगे, प्रिजम्पशंस क्या क्या होंगी। प्रिजम्पशन मतलब एक्यूज को प्रिज्यूम माना जाए, एक्यूज को गिल्टी माना जाएगा या इनोसेंट माना जाएगा। प्रिजम्पशंस क्या क्या होंगी। वैसे तो जो बातें मैं बता रहा हूँ कि एक्यूज को गिल्टी माना जाएगा या एक्यूज को इनोसेंट माना जाएगा ट्रायल शुरू होने से पहले, या फैक्ट्स की रेलिवेंसी क्या क्या होगी, कोई फैक्ट रेलिवेंट होगा कि नहीं होगा, ये चीजें वैसे एविडेंस एक्ट ही डील करता है। लेकिन जो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट है, जो आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसमें इन चीजों के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। मतलब एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। एविडेंस एक्ट में यहाँ पे बोल रहा हूँ, समझ लेना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहा हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है। जो बाकी अदर लॉज बने हुए हैं उन लॉज में इनके बारे में बताया हुआ है, एविडेंसेस कैसे लेनी है। एविडेंसेस की का पार्ट उन सब्सटेंटिव लॉज में कवर कर दिया गया है, अर्थात ये लॉ अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जितने भी एविडेंसेस होंगे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ही रेगुलेट होंगे। नो, देयर आर मेनी लॉज which includes the evidentiary part also, includes the evidence and includes the procedural part for evidences also. I hope आपको समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट जो आपने याद रखना है, जो पेपर में 2-3 नंबर का आ जाता है कभी कभी, दैट इज लेक्स फोरी लॉ। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023 का, ये लेक्स फोरी लॉ है। एक होता है लेक्स लोकी लॉ, एक होता है लेक्स लोकी लॉ। लेक्स लोकी का मतलब होता है लॉ ऑफ द कंट्री। लोकी मतलब कंट्री, लॉ ऑफ द कंट्री, लॉ ऑफ द कंट्री। और जो लेक्स फोरी है इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम। फोरम का मतलब होता है कोर्ट, फोरम का मतलब होता है बेसिकली कोर्ट, लॉ ऑफ द कोर्ट। तो देखो, लेक्स फोरी मतलब है लॉ ऑफ द फोरम, लॉ ऑफ द कोर्ट। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो लॉ ऑफ कोर्ट है। लॉ ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है कि इंडिया में जहां जहां केस चलेगा, चाहे वो फॉरेनर का केस हो चाहे वो इंडियंस का केस हो, इंडियन जो कोर्ट्स होंगे वो केवल और केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अपनाएंगे। समझने की कोशिश करना। मान लो इंडिया का पर्सन अमेरिका गया,
अमेरिका जाके उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अमेरिका के लॉ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया, और बाद में इंडिया में वापस आ गया और डिस्प्यूट पैदा हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके। इंडिया के पर्सन ने अमेरिका के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अमेरिका के लॉ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, डिस्प्यूट पैदा हो गया, और इंडिया के पर्सन ने इंडियन कोर्ट में केस डाल दिया। अमेरिका का व्यक्ति बाई चांस इंडिया में आया, उसने केस डाल दिया कि ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ धोखा किया, ब्रीच किया। इंडियन कोर्ट में केस चल पड़ा। और जब इंडियन कोर्ट में केस चला तो जो एविडेंसेस लिए जाएंगे, किसका एविडेंस लेने हैं, किसके एविडेंस नहीं लेने हैं, जो भी बातें करी जाएंगी वो बेसिकली भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से देखी जाएंगी, ना कि अमेरिकन साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से। अर्थात अमेरिका का व्यक्ति जिसका केस इंडिया में चला है वो ये नहीं बोल सकता इंडिया में आके कि भाई हमारे अमेरिका में तो ऐसा होता है, हमारे अमेरिका में तो हम ये एविडेंस दे सकते हैं। इंडिया बोलेगा आपके अमेरिका में दे सकते हैं, पर हमारा जो एविडेंस एक्ट है वो लैक्स फौरी है। अगर हमारे पास केस चलेगा, हमारे कोर्ट में केस चलेगा, तो हम अपने कोर्ट का लॉ अप्लाई करेंगे, हम आपका एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। आपके हिसाब से ये रेलिवेंट फैक्ट है क्योंकि आपका लॉ ऐसा बोलता है, तो अगर की केस वहां चलता तो आप ये फैक्ट लाते। हमारे पास केस चला है, हम अपने लॉ को देखेंगे, हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये फैक्ट रेलिवेंट नहीं है, हम इसका सबूत नहीं लेंगे। मतलब क्या हुआ बोलने का? मतलब हुआ बोलने का कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारे देश में लैक्स फोरी है। हमारे देश की कंट्री केवल, हमारे देश के कोर्ट केवल और केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से एविडेंसेस लेंगे, इसके हिसाब से एविडेंसेस की रेलिवेंसी डिसाइड करेंगे, इसके हिसाब से केसेस का एविडेंशियरी प्रोसीजर चलाएंगे, दूसरी कंट्री के एविडेंस लॉ के हिसाब से नहीं चलेंगे। हमारे देश में दूसरे लोगों की कंट्री के, दूसरे कंट्री के लोगों का केस चला होगा हमारे देश में, तब भी हमारे देश में जब केस चला तो एविडेंस हम अपने देश के एविडेंस लॉ के हिसाब से लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका में मान लो ये बोला जाता है कि एडवोकेट के साथ कुछ क्लाइंट अगर बताता है, अपनी कम्युनिकेशन करता है, तो वो रेलिवेंट होती है। एडवोकेट कल को उसे कोर्ट में आके बता सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि एडवोकेट को जो बताया जाएगा वो कोर्ट में डिस्क्लोज करना परमिट नहीं होगा, उसकी एविडेंस नहीं लिया जाएगा। मान लो एक क्लाइंट ने एडवोकेट को कुछ बताया, तो जो एडवोकेट है वो जाकर कोर्ट में, एडवोकेट जाके कोर्ट में अपने क्लाइंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकता इंडिया में। सपोज अमेरिका में बोल सकता है, इंडिया में नहीं बोल सकता। तो अमेरिका में बोल सकता है तो अमेरिका के हिसाब से हम अब गवाह नहीं लेंगे। अगर अमेरिका का पर्सनल केस चला हुआ है, ठीक है चला हुआ है, पर एविडेंस तो हम अपने इंडिया के हिसाब से लेंगे। इंडिया में नहीं बोल सकता ना वकील, अपने क्लाइंट की बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो हम लोग एडवोकेट को अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे बात डिस्क्लोज करने के लिए अपने क्लाइंट के साथ। मतलब इंडिया का जो कानून है, जब इंडिया के कोर्ट में केस चलेगा तो केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ही देखा जाएगा और किसी एविडेंस लॉ को नहीं देखा जाएगा। ये होता है लैक्स फोरी लॉ, इसको बोलते हैं लैक्स फोरी लॉ। लैक्स लॉ की लॉ एक ऑपोजिट है इसका। इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द कंट्री, अर्थात जिस कंट्री का लॉ है वो अप्लाई होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब देखो समझने की कोशिश करना, वही एग्जाम्पल लेता हूँ वापिस। इंडिया का पर्सन अमेरिका गया, अमेरिका के कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इंडिया में आके केस चल पड़ा, इंडिया की कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अप्लाई करना शुरू कर दिया। पर जो प्रोविजंस होंगे ना, सब्सटेंटिव लॉ जो होगा वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होगा, वो अप्लाई होगा हमारा अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से लॉ बना हुआ, हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, और इसको बोलते हैं लैक्स लोकी लॉ। लैक्स लोकी लॉ का मतलब है जो लॉ कंट्री का वो अप्लाई करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लैक्स लॉ, सॉरी, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉज होते हैं वो लैक्स लोकी नेचर के होते हैं। जिस कंट्री की लॉज हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे, पर एविडेंसेस, जो एविडेंस एक्ट है वो लैक्स फोरी है। आई होप आपको समझा रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझा रहा होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट लैक्स फोरी है, इसका मतलब है लॉ ऑफ द फॉरम, लॉ ऑफ द कंट्री। इसका मतलब है कि इंडियन कोर्ट में जब केस चलेगा तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से जो प्रोविजंस होंगे उसको देखते हुए एविडेंसेस को लिया जाएगा। दूसरी कंट्री का केस होगा तब भी हमारे देश के एविडेंसेस को देखेंगे, हम अपने देश के एविडेंस लॉ को देखेंगे। हम लोग दूसरी कंट्री के एविडेंस लॉ को नहीं देखेंगे। लैक्स लॉ का मतलब है लॉ ऑफ द कंट्री, जिस कंट्री का लॉ है वो अप्लाई होगा।
जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो लैक्स लोकी होता है, अमेरिका का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा तो अमेरिका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा, इंडिया का नहीं अप्लाई होगा, अमेरिका के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ही तो बना हुआ है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बना था। तो ये 2 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, एक तो ये एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है, कंप्लीट नहीं है अपने आप में एविडेंस एक्ट, केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया तो अब इसी के हिसाब से सारे एविडेंस लिए जाएंगे, ऐसे नहीं है। बहुत से कानूनों में वहां पे सेक्शन ऐड किए गए हैं एविडेंस लेने के लिए भी उन्हीं कानूनों के अंतर्गत। और दूसरा ये लैक्स फोरी नेचर का है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो लैक्स फोरी नेचर का भी है। लैक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम, जिसका मतलब होता है जिस कंट्री के कोर्ट में केस चलेगा, लॉ ऑफ द कोर्ट, जिस कंट्री के कोर्ट में केस चलेगा वो कोर्ट अपने देश का एविडेंस लॉ अप्लाई करेगा, इसका मतलब ये होता है। तो इंडिया का जो लैक्स एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो लैक्स फोरी नेचर का है। आपको बता दूं कि आप लोग ना मेरे से नोट्स ले सकते हैं, ये नोट्स आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। नोट्स में मैंने एक्सप्लेनेशन अच्छी लिखी है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये नोट्स मुझसे ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और साथ में अभी हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, क्यों ये अधिनियम पास किया गया, जबकि हमारे पास पहले से ही इंडियन एविडेंस एक्ट था, तो ये पास क्यों किया गया। तो आइए ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 क्यों बनाया गया, हमारे पास पहले से ही इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्यों बनाया गया। तो पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है to consolidate and provide for general rules and principles for evidence for fair trial। फेयर ट्रायल के लिए रूल्स प्रोवाइड करना, प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करना और उन सभी रूल्स प्रिंसिपल्स को कंसोलिडेट करना, संगठित करना। अर्थात पहले जो एविडेंस लॉ था वो बड़ा ही एक तरह से अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में था, कोई सेक्शन कहाँ था कोई सेक्शन कहाँ था, कन्फेशन को काफ़ी बड़ा कर दिया था, एडमिशन को बिखरा दिया था। तो ये जो नया हमारा अधिनियम बना है इसका पर्पस है कि इन सभी लॉज को कंसोलिडेट करना, और भी कोई एविडेंस के रूल्स पहले कभी थे उन सभी रूल्स को एक ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐड करना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पर्पस है कि फेयर ट्रायल हो, सही ट्रायल हो, इसके लिए रूल्स प्रिंसिपल्स को बनाना और उन रूल्स प्रिंसिपल्स को कंसोलिडेट करना। दूसरा जो इसका पर्पस ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेक लॉ ऑन द लाइन ऑफ करंट सिनेरियो ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो करंट नीड है उसके हिसाब से लॉ को बनाना। द पर्पस ऑफ दिस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इज टू मेक द लॉ एज पर सोसाइटीज कंडीशन और मेक द लॉ एज पर द न्यू एज पर द कंडीशंस ऑफ सोसाइटी, एज पर द करंट सिनेरियो ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी का भी करंट सिनेरियो है इसके हिसाब से लॉज को बनाना भी दूसरा ऑब्जेक्टिव है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तीसरा, टू ओवरकम फ्रॉम डिफिकल्टीज अरोज ड्यू टू ओल्ड लॉ ऑफ एविडेंस इन द कंट्री। कंट्री में जो पुराना लॉ था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो उस एविडेंस एक्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ डिफिकल्टीज थी, फेयर ट्रायल में प्रॉब्लम्स थी, हिंड्रेंस पैदा हो रही थी। तो उन डिफिकल्टीज को दूर करना भी जो नए लॉज का पर्पस है। तो 3 पर्पस बिल्कुल सिंपल है, एक तो बिखरे हुए पार्ट को इकट्ठा करना, दूसरा सोसाइटी के करंट सोसाइटी के सिनेरियो के हिसाब से कानून बनाना, और तीसरा जो है वो है कि जो पुराने लॉज में प्रॉब्लम्स थी, डिफिकल्टीज थी, उनको दूर करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बनाया गया। अब हम शुरू कर देंगे अपना पूरा एविडेंस लॉ। सबसे पहले जो पहला जो चैप्टर, इसका जो पहला जो पार्ट है सेक्शन 1, वो बात करता है प्रीलिमिनरी के बारे में। वो बताता है इस एक्ट का, इस अधिनियम का नाम क्या होगा, ये अधिनियम कब फोर्स में आएगा, ये अधिनियम किसके ऊपर अप्लाई होगा। ये सेक्शन में आपको नहीं करवाऊंगा, बता आपको रहा हूँ, आपको पता चल रहा होगा, पर मैं आपको जो मेन है अभी डेफिनेशन पोर्शन वो उस पर आऊँगा। इसके बाद थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसके बाद हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अब शुरू कर देना है, और पहला जो सेक्शन है इसका वो बात करता है कि इस अधिनियम का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 होगा। यह अधिनियम तब से एनफोर्स होगा जब से सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ये बोलेगी, इशू करेगी, प्रस्ताव पारित करेगी। जैसे कि अभी आपको पता है कि 1 जुलाई से ये जो है वो लागू हो चुका है। तीसरा, ये जो एविडेंस, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये किस पे अप्लाई होगा, ये कोर्ट्स में अप्लाई होगा,
आर्बिट्रेटर्स के सामने अप्लाई नहीं होगा। जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं ना, आर्बिट्रेशन, ये जो हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में जो आर्बिट्रेटर्स पॉइंट होते हैं, दो पार्टीज के डिस्प्यूट खत्म करने के लिए जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं, उनके लिए ये अधिनियम अप्लाई, उनके ऊपर ये अधिनियम अप्लाई नहीं होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कोर्ट में अप्लाई होगा, जजेस में अप्लाई होगा, है ना, एफिडेविट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो अब हम फटाफट डेफिनेशन पोर्शन में आएंगे और सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन शुरू करेंगे, दैट इज डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो डेफिनेशन शुरू करूंगा मैं वो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन डी, ये जो 21D है ये सेक्शन, इस सेक्शन में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से थोड़ी सी चेंज भी करी गई है। अब डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी ऐड कर दिया गया है। क्या डेफिनेशन लिखी है? देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। या तो एक्सप्रेस लिखा है और साथ में डिस्क्राइब, कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस किया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है और अदरवाइज रिकॉर्डेड या अदरवाइज रिकॉर्ड किया जाता है अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, बाय मीन्स ऑफ, किसके माध्यम से? लेटर के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, मार्क्स के माध्यम से, एनी अदर मीन्स के माध्यम से, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। समझने की कोशिश करना क्या बोलना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस किया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है या फिर अदरवाइज रिकॉर्ड किया जाता है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लेटर, फिगर, मार्क और अदर मीन्स के माध्यम से या एक से ज्यादा मीन्स का यूज करके। क्यों ऐसा, क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा? इंटेंडेड टू बी यूज्ड, पर्पस क्या है इसको रिकॉर्ड करने का, कहाँ यूज करना है ये, और विच में बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर एंड इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड आल्सो। ये नया ऐड हुआ है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। मतलब क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट का मतलब है जब किसी चीज को रिकॉर्ड करने के इरादे से, इंटेंशन से, आप उस चीज को किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी सब्सटेंस के ऊपर, सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस पत्थर हो सकता है, कोई शील्ड हो सकती है, कोई पेपर हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, उसके ऊपर आप लेटर, फिगर, मार्क या इनके मिक्सचर से कुछ रिकॉर्ड करते हो तो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है। मतलब मान लो एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, शिला है, पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। डॉक्यूमेंट कैसे? आपने कोई वहां पे बात लिखी है, कोई मैप बनाया है, कोई इशारा बनाया है, सपोज लिखा हुआ है ऐसे करके, एक इशारा बनाया हुआ है और नीचे लिख दिया कोई जगह का नाम, तो दैट इज आल्सो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब है ही ये कि किसी भी पत्थर के ऊपर, किसी शिला के ऊपर, किसी बोर्ड के ऊपर, पेपर के ऊपर, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर आप क्या करते हो? लेटर के माध्यम से या फिगर के माध्यम से या कोई इशारों के माध्यम से या इनके मिक्सचर से आप क्या करते हो? आप कोई मैटर जो है वो लिखते हो, एक्सप्रेस करते हो, डिस्क्राइब करते हो। क्यों कर रहे हो ये सब काम? आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप उस चीज को रिकॉर्ड कर सको फ्यूचर के लिए। उसी को हम लोग डॉक्यूमेंट बोल देते हैं। और इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डिजिटल रिकॉर्ड भी आ जाएगा, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आपका आ जाएगा। इलुस्ट्रेशन देख लेते हैं एक बार। इलुस्ट्रेशन क्या है? नंबर 1, राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। आप कुछ लिखते हो, पेपर के ऊपर आपने कुछ लिखा, ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा आपका। आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, शेड्यूल, आप अपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास का एक कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो, दैट इज डॉक्यूमेंट। आप अपना रेजिडेंशियल बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाते हो, दैट इज डॉक्यूमेंट। आप कुछ लिखते हो किसी पेपर के ऊपर, कोई डायरी है, वो डॉक्यूमेंट है। वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड, फोटोग्राफ्ड, आप किसी वर्ड्स की फोटोग्राफ लेते हो, लिथोग्राफ करते हो, प्रिंट करते हो वर्ड्स को, दैट इज डॉक्यूमेंट। इनफैक्ट मैप और प्लान, आप कोई मैप बनाते हो, कोई प्लान बनाते हो, मान लो
किसी पर्सन ने कोई मैप बनाया हुआ है कि मैप है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पूरा मैप बनाया है। मैप का पर्पस क्या है, उस मैप में क्या है, बेसिकली चोरी करनी है या डकैती करनी है, या मान लो सपोज डाका डालना है बैंक में, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई विद्रोह करना, उसका पूरा मैप तैयार किया है। दैट मैप इज डॉक्यूमेंट। उसके बाद अदर एग्जाम्पल देता हूँ आपको, यहाँ पे बता देता हूँ। अ कैरिकेचर इज डॉक्यूमेंट। कोई कार्टून बनाते हैं, मान लो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कार्टून बनाकर उसको किसी का सामान चोरी करते हुए भागते हुए दिखाता है, तो दैट इज डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और मेल। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड भी आ गया डॉक्यूमेंट में ना, तो मेल में कोई डाटा आपका है वो डॉक्यूमेंट है, व्हाट्सएप पे कोई डाटा है, लैपटॉप में डाटा है, स्मार्टफोन में डाटा है, मैसेज है, वेबसाइट है, कोई आपका वॉइस मेल है, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट है क्या, डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आप किसी चीज को आगे फ्यूचर में रिकॉर्ड करने के इरादे से उसे रिकॉर्ड कर रहे हो, किसी सब्सटेंस के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, पत्थर के ऊपर, पेपर के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, पेड़ के ऊपर। अब मानो दो लड़का लड़की जाते हैं किसी जंगल में और एक पेड़ के ऊपर किसी पार्क में जाते हैं, और पार्क में जाकर किसी पेड़ के ऊपर यहाँ पे दिल का निशान बना दिया, नाम लिख दिया अपने, इस पेड़ के ऊपर कुछ उन्होंने ऐसा लिख दिया, ये पेड़ है, इसके ऊपर कुछ लिख दिया, दैट इज डॉक्यूमेंट। तो कुछ भी आप किसी भी सब्सटेंस के ऊपर फिगर, लेटर, मार्क के माध्यम से कुछ एक्सप्रेस करते हो, डिस्क्राइब करते हो, इस पर्पज से कि कल को वो रिकॉर्ड हो सके, उसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे। आई होप आपको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे एविडेंस की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स अब मैं बड़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन बताने लगा हूँ, डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। अब जो एविडेंस की डेफिनेशन हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दी हुई है, इसने माइनर सा चेंज किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जैसी ही डेफिनेशन है, चेंज क्या किया गया है, वही मेन कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस को इसमें ऐड कर दिया गया है। पहले वाली डेफिनेशन में कुछ कमियां थी, वो कमियां अभी तक पूरी नहीं हुई है सारी, केवल डिजिटल और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको ऐड कर दिया है एविडेंस की डेफिनेशन में। एक बार देखते हैं क्या है, फिर मैं बताऊंगा कौन सी कमी पूरी नहीं हुई है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और ई जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, ये बोलता है एविडेंस की डेफिनेशन के बारे में। ये कहता है कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, एविडेंस का मतलब क्या है और ये इंक्लूड क्या करेगा। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स, पहला है ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। ये वर्ड्स नए आ गए हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कोई स्टेटमेंट दे दो, इलेक्ट्रॉनिकली कैसे, आपने मेल के थ्रू कोई स्टेटमेंट दे दी, आपने किसी मैसेज के थ्रू कोई स्टेटमेंट दे दी, आपने कोई सपोज आपने कोई किसी को वॉइस मेल के थ्रू स्टेटमेंट दे दी, कोई लैपटॉप में आपने किसी को, जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप कुछ कम्युनिकेट करते हो वो भी इसमें आ जाएगा। एविडेंस का मतलब है और इंक्लूड करता है, इंक्लूड करता है मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये अपने आप में एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। ये एविडेंस की डेफिनेशन जो है, इसके अलावा और भी चीजें एविडेंस की डेफिनेशन में आ सकती हैं और आएंगी भी, ऑब्वियस सी बात है। देखो एविडेंस मीन्स इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स, सारी की सारी स्टेटमेंट्स, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, सारी की सारी स्टेटमेंट्स जिसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कोई स्टेटमेंट देते हो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी। विच द कोर्ट परमिट्स or required to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry। क्या बोला हुआ है कि एविडेंस का मतलब है हर स्टेटमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली गिवन स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होंगी, जो कि कोर्ट के सामने दी जाती हैं, जो कोर्ट परमिट करता है कि तुम हमारे सामने विटनेसेस ये स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। किसके रिगार्डिंग वो स्टेटमेंट्स होंगी, रिगार्डिंग मैटर अंडर इंक्वायरी, जो केस चला हुआ है जिसकी इंक्वायरी चली हुई है उसके रिगार्डिंग। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एविडेंस का मतलब है सारी स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स विटनेसेस देते हैं, कोर्ट परमिट करता है तुम स्टेटमेंट्स दो, और वो स्टेटमेंट्स जो मैटर केस चला हुआ है उसके रिगार्डिंग होती हैं, और इन स्टेटमेंट्स को हम ओरल एविडेंस बोल देते हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। एंड सेकंड, एविडेंस मीन्स इंक्लूड्स ऑल डॉक्यूमेंट्स, सारे सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस करी जाती है, इसको हम लोग बेसिकली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोल देते हैं। अर्थात एविडेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2(1)(e) में
इस प्रकार से दी गई है कि एविडेंस का मतलब ओरल एविडेंस से है और एविडेंस का मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से है। चेंज क्या किया गया है कि ओरल एविडेंस में भी जो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ओरली एविडेंस दोगे वो भी आ जाएगा, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डॉक्यूमेंट दोगे वो भी आ जाएगा। अर्थात कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट आपका, आजकल आपको पता है मैक्सिमम डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में बनते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने जाओ तहसील में, आप अपना बोनाफाइड बनाने जाओ, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाओ वो डिजिटली आपके पास आ जाता है। तो जब डिजिटली आता है तो वो भी एक रेलिवेंट एविडेंस है, दैट इज आल्सो रेलिवेंट, दैट इंक्लूड्स अंडर डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अर्थात एविडेंस मीन्स ऑल स्टेटमेंट्स एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स, statements given by the witnesses before the court regarding the matter under inquiry, and the statements given by witnesses are the oral evidence, and documents given by person for the inspection of the court including document in electronic form also called the documentary evidence। ये जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स ऐड हुए हैं, दीज आर न्यू वर्ड्स एज पर न्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अदरवाइज बाकी जो डेफिनेशन है पूरी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार ही है। अब अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखो आप 2023 को, तो इसमें दो प्रकार के एविडेंस है, एक ओरल एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री। ओरल एविडेंस कौन सा है? जो स्टेटमेंट्स पर्सन कोर्ट में देता है, जो कोर्ट अलाउ करता है कि आप स्टेटमेंट्स दो, वो ओरल एविडेंस है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सा है? जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए पेश किए जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का, मैं आपको बता दूं, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी आया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की के रिगार्डिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण केस 2003 में आ गया था। केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई। इस केस में क्या था? इस केस में क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या जो एक्यूज्ड है, जो गिल्टी है, अगर वो कोर्ट में पेश नहीं है, वो कोर्ट के सामने नहीं है, और कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है ऑडियो वीडियो माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है, तो क्या वो स्टेटमेंट वैलिड होगी? एक्चुअल में समझने की कोशिश करना। एक हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 273 है, सीआरपीसी का, अब तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया ना, उसका सेक्शन 308 बन गया। अब तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मैंने आपको बताया था ना कि 3 लॉज चेंज हुए हैं, 3 नए लॉज बने हैं। एक बना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाकर, एक बना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी को हटाकर, एक बना है भारतीय न्याय संहिता इंडियन पीनल कोड को हटाकर। 3 लॉज पुराने वाले खत्म हो गए, नए लॉज आ गए हैं। तो सीआरपीसी का 273 सेक्शन क्या बोलता था, जो कि अभी बीएनएसएस का 308 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 308 सेक्शन है। वो क्या बोलता था कि जो भी एविडेंसेस लिए जाएंगे, गवाह लिए जाएंगे, वो एक्यूज के सामने लिए जाएंगे। अब एक्यूज मान लो ऑडियो वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट है, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। सपोज यहाँ पे गवाही ली जा रही है, एक्यूज सामने बैठा हुआ है, उसके सामने गवाही ली जा रही है, लेकिन जो गवाही दे रहा है वो ऑडियो वीडियो माध्यम से दे रहा है, तो क्या वो वैलिड होगी? इस केस में ये क्वेश्चन राइज हुआ था। तो कोर्ट ने बोला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई एविडेंस की डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे आ जाएगा। मतलब अभी तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये बातें एक्सप्रेसली लिख दी है ना कि स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली भी दी जा सकती है, डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली भी दिए जा सकते हैं, लेकिन पहले ये बातें नहीं थी पुराने एविडेंस एक्ट में, 1872 वाले इंडियन एविडेंस एक्ट में। पर फिर स्टिल जो